Hey everybody, so hey everybody, myself Ragini and I'm a student of economics. So here I'm going to tell you the one chapter of economics from class 11, that is price elasticity of demand, because I'm not a teacher but I am a student of economics, so I can explain you. So let's start the explanation. Price elasticity of demand. So our first topic is concept of elasticity of demand. इस टॉपिक के अंदर हमें ये इधर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो मेन है इस चैप्टर के अंदर। मैं आपको वो सारा बता दूंगी इसके अंदर एज वन शॉट। इसके अंदर हमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस विद चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इनकम और द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसके अंदर हमें कहा है कि जो हमारी इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो हमारी चेंज होती है जब हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आता है। और क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज क्यों आता है? क्वांटिटी डिमांड के अंदर हमारा चेंज आता है क्योंकि हमारा चेंज आता है प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण। तो इनके कारण चेंज आता है हमारे क्वांटिटी डिमांड के अंदर। ठीक है, अब हमारे इसके तीन टाइप से जो प्राइस सबसे पहले हमें दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तीन टाइप है। तो सबसे पहले हमारे पास में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर चेंज होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आता है। फिर हमारे पास में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब बायर की इनकम के अंदर चेंज आता है तब क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आता है। और फिर लास्ट में हमारे पास में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हमारी चेंज इन प्राइस की एक कमोडिटी के अंदर चेंज आता है तब हमारी क्वांटिटी डिमांड की एक कमोडिटी के अंदर चेंज आता है, तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हमारे पास में मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हमारे पास था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हमारे पास में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कहता है कि परसेंटेज चेंज आता है हमारी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसके हमारे पास में इधर दो टाइप दिए हुए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज चेंज मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें बोला है कि जो तीन केस दिया हमें, ईडी यूनिटरी है, ईडी इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी और ईडी इज़ लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू 1 और ईडी इज़ ग्रेटर देन 1 ये होता है। ईडी इज़ मतलब ग्रेटर देन यूनिटरी ये होगा, और ईडी इज़ लेस देन यूनिटरी में होता है जैसे 1 हो गया या फिर 0.5 0.2 पॉइंट्स में आता है। और ईडी इज़ ग्रेटर देन 1 के अंदर 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ईडी इज़ इक्वल टू 1। इसके अंदर हमें ये बताया है, हमें इसमें पहले तो कहा है कि जो हमारा ईडी है वो यूनिटरी है, मतलब जो ईडी है वो इक्वल टू 1 होगा हमारे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा है वीडियो के अंदर, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टूल नहीं है यार शूट करने के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, वापस आता है हमारे पॉइंट पे, जो ईडी है वो यूनिटरी कब होगा? जब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इक्वल आएगा। जैसे हमने प्राइस 2 लिए तो क्वांटिटी 4 लिए, तो फिर हम लोगों ने जब प्राइस 1 लिए और क्वांटिटी 8 लिए तो हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर 8 आ गया, मतलब इधर हमारा इक्वल आ रहा है 8 आ रहा है। तो उस केस में हमारी जो यूनिटरी है वो इलास्टिक होगी, यानी ईडी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर हमें बोला है कि ग्रेटर देन यूनिटरी, मतलब ये वाला ईडी इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी, ये इसमें ईडी बड़ा होगा 1 से। और ईडी छोटा कब होगा 1 से? जब 1 हो या फिर 0.5 पॉइंट्स में आए तो। सो ग्रेटर देन यूनिटरी में हमें कहा है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब जैसे हमारी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगी लेकिन जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, तब हमारा ईडी जो है ग्रेटर देन 1 आएगा। और फिर हमें लास्ट केस में कहते हैं ईडी इज़ लेस देन 1, जब हमारी प्राइस के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन हमारी जो ये क्वांटिटी है इसके अंदर इंक्रीज़ है, बट स्टिल हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर डिक्रीज़ आ रहा है, तब हमारा जो ईडी है वो लेस देन 1 होगा, यानी ईडी इज़ लेस देन यूनिटरी। सो ये थे हमारे 3 पॉइंट, और इसकी इधर डेफिनेशन दी हुई है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है। और इधर ये हमारे ग्राफ दिया है कि इधर डी इक्वल 1 है, इधर ईडी इज़ ग्रेटर देन 1 है, ईडी इज़ लेस देन 1 है। इसकी एक अलग सी टेबल भी है, कुछ लीनियर इक्वेशन है, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। ये इधर इस पेज पे कुछ एग्जांपल्स है जो आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, और 1-2 एग्जांपल मैं भी आपको बता दूंगी। और फिर आता है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। इसके अंदर हमारा ये पूरी इधर हमें एक टेबल दी हुई है। इस टेबल को समझ लेते हैं तो हमें वो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला दिया है, ये माइनस का साइन हमारा लगता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का।
ठीक है। तब हमारे पास में चेंज इन डिमांड है, मतलब हमारे पास में क्यू है और इनिशियल डिमांड में हम Q1 लिखते हैं और इंटू 100 है हमारे साइड में, ठीक है। और अपॉन के अंदर हमारे चेंज इन प्राइस मतलब P है और इनिशियल प्राइस मतलब P1 है और इंटू 100 ले लेते हैं। तो 100 से 100 कट हो गया और Q अपॉन में Q1 और P अपॉन में P1 बचा। सो हम इसको यूँ ऊपर लेंगे तो हमारे पास में आएगा Q1 माइनस Q, मतलब हम क्या करेंगे, अब इधर Q1 माइनस Q करेंगे, अपॉन में P1 माइनस P करेंगे, अपॉन में ये P आ गया। तो अब Q1 माइनस Q को हम डेल Q भी लिख सकते हैं और Q का Q आ गया और माइनस का साइन कंटिन्यूसली चल रहा है और P1 माइनस P को हम डेल P भी लिख सकते हैं और P का P आ गया, ठीक है। अब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, इधर P अपॉन डेल P ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, डेल Q अपॉन Q लिख सकते हैं, डिवाइड में डेल P अपॉन P लिख सकते हैं और फिर हम इनको माइनस का साइन इधर कंटिन्यू चल रहा है और डेल Q अपॉन की उनको डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे कर देंगे P अपॉन में डेल P। सो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, P अपॉन में Q इंटू डेल Q अपॉन में डेल P। सो ये हमारा फॉर्मूला है। इधर प्राइस, क्वांटिटी और इनिशियल मतलब न्यू क्वांटिटी और मतलब Q1 माइनस Q करके हमारे पास में आ जाता है डेल Q और P1 माइनस P करके आ जाता है हमारे पास में डेल P। ये निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में। इनको हम चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस भी बोलते हैं। अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ये सब कुछ आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें इधर कुछ, तो इसका एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा देती हूँ। सो एग्जाम्पल नंबर 3, व्हेन प्राइस ऑफ राइस इज 10 पर kg एंड डिमांड इज़ 100। हमें बोला है कि जो प्राइस है वो 10 है और जो डिमांड है मतलब क्वांटिटी 100 है। व्हेन प्राइस राइजेज बाय 10 kg, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है 10 kg से, मतलब 10 के अंदर हम 10 और ऐड करेंगे 20 आ जाएगा और डिमांड जो है वो 20 से गिर रही है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमें डेल P कैसे निकालना है, तो P1 माइनस P ये हमारी इनिशियल है और ये हमारी जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा, ये हमारी इनिशियल है। 10 जो है वो इनिशियल और 20 जो है P1 है। वैसे Q हमारी 100 है और Q1 हमारी 80 है, तो इनको माइनस करेंगे तो P1 हमारे पास में आएगा 10 और Q1 आएगा हमारे पास में 20। सो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसमें बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम ED का फॉर्मूला डालेंगे, ये वाला P अपॉन Q इंटू डेल Q अपॉन डेल P और माइनस का साइन लगा रहेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। सो एक यही कॉम्प्लिकेटेड सा था कुछ। और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है, जैसे हमें किसी में टोटल एक्सपेंडिचर दे देते हैं तो हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। सो इधर हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल नंबर 6 में। तो टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने का फॉर्मूला है P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, तो उससे हमारा Q आ जाएगा और फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो ये थे हमारे एग्जाम्पल। अब आता है हमारा 4th, जिसमें हमें बोला डिमांड कर्व्स इंडिकेटिंग ED इज़ ग्रेटर देन 1, ED इज़ लेस देन 1 एंड ED इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको अभी तो टेबल से बताया था, अब इनके ग्राफ भी देख लेते हैं। ED इज़ ग्रेटर देन 1 के अंदर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा इतना ही ग्राफ बना रहेगा उसके अंदर और ये इस टाइप से स्लोप बना रहेगा, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हमारा क्वांटिटी परचेज इंटू प्राइस में आ जाएगा। ये इधर नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आप ना वैल्यूज़ के हिसाब से डालोगे तो आपका ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, तो इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करती हूँ। और ये जो है ED इज इक्वल टू 1, इसमें हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इस तरीके के ग्राफ को। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और फिर हमें इसमें एक्स्ट्रा में कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है तो हमारी हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब जब ED इज इक्वल टू 0 होता है तब हमारा वर्टिकली स्लोप्ड आता है। ये वापस इधर ED इज इक्वल टू 1 का बताया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ये कुछ। अब आते हैं हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो अब इन्हें पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले दिया नेचर ऑफ कमोडिटी, जो नेसेसरीज होती है हमारे सॉल्ट, केरोसिन, ऑयल, मैच वर्क, टेक्स्ट बुक वगैरह, इनकी तो इनइलास्टिक मतलब जिसकी डिमांड मतलब जो चेंज नहीं होगी, जिसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, इनकी डिमांड चेंज नहीं होगी। अब लग्जीरियस, एयर कंडीशनर,
फर्नीचर, फैशनेबल क्लोथ्स ये इलास्टिक होते हैं। मतलब हमें इनकी ऐसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो सकती है। मतलब जैसे सॉल्ट है वो हमें डेली लाइफ में चाहिए होता है, तो उसकी हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी। लेकिन वहीं पे हमारी जो लग्जरियस कार है हमें वो लेनी है, तो उसकी डिमांड चेंज हो सकती है, क्योंकि वो इतना अर्जेंट भी नहीं है जितना हमारे लिए सॉल्ट रहेगा उस समय। कि बिना सॉल्ट डले तो खाने में टेस्ट ही नहीं है ना। सो इस तरीके से। और फिर हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स आता है। इसके अंदर कहा है जो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, ये क्लोज सब्सटीट्यूट है तो ये इलास्टिक है। मतलब हम टी को स्विच करके कॉफ़ी भी पी सकते हैं, तो इनकी डिमांड चेंज हो सकती है। लेकिन वहीं पे हमारे जो विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, जैसे सिगरेट्स, लिक्वियर, इनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, इनकी डिमांड चेंज नहीं होती है। मल्टीपल यूजेस, जिनके मल्टीपल यूज़ होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, और जिनके मल्टीपल यूज़ नहीं होते, स्पेसिफिक यूज़ होते हैं, उनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, इसके अंदर जो हम काम को पोस्टपोन कर सकते हैं उसके लिए हमारी डिमांड इलास्टिक है। जैसे हमें शादी के लिए कपड़े लाने हैं, ठीक है। अब शादी 10 दिन बाद है, 1 महीने बाद है, ठीक है। तो हम अगर ज़रूरी नहीं है कि हम कल ही जाके कपड़े लाएं, हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं ना, तो वो चेंज कर सकते हैं, तो वो इलास्टिक हो गया। ठीक है। और इन इलास्टिक मतलब जैसे हमें गैस चाहिए, ठीक है। अब हमें गैस कल के कल ही चाहिए, तो हम ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन बाद लेके आ जाएंगे तो भी हमें चलेगा। तो उस केस में हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, तब हमारी डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते हम, तो उस केस में हमारी इलास्टिक होगी। इनकम लेवल ऑफ बायर्स, अगर हाई लेवल है इनकम बायर्स का तो वो ज़्यादा हाई प्राइस पे भी अफोर्ड कर लेंगे, और लो है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैटर करती है प्राइस। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, अब वो गुड जिस पे कंज्यूमर हैबिचुएटेड है, तो उस पर कंज्यूमर की डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, डिमांड चेंज नहीं होगी। जैसे लिक्विड है, सिगरेट्स, उससे के एग्जाम्पल। वो गुड जिस पे कंज्यूमर की हैबिट नहीं है, मतलब उसको हैबिट नहीं है उन गुड्स की, तो उसके लिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, मतलब चेंज हो सकती है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी, अगर हम किसी गुड्स के ऊपर स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, अगर उसके 1 या 2 इंक्रीज़ हुआ तो उसकी इनइलास्टिक हो जाएगी, मतलब चेंज नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड वो जिसमें हम लार्ज स्पेंड करते हैं, जैसे क्लोथ्स है, स्कूटर्स है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा चेंज आ रहा है तो हमारी डिमांड मतलब हमारी इलास्टिक है, हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, चेंज हो सकती है। प्राइस लेवल, हाई प्राइस पे जो कंज्यूमर है वो हाई प्राइस पे वो हाई लेवल ऑफ प्राइस को भी कंज्यूम कर सकता है, और लो लेवल पे वो लोअर लेवल ऑफ द प्राइस पे भी खरीद लेगा। और लास्ट हमारे पास में आता है टाइम पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक मतलब चेंज नहीं हो सकती, और लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है। सो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर जिसका मैंने एक वन शॉट आप लोगों को दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने यूट्यूब पे कुछ पढ़ाई का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो यही था हमारा आज का चैप्टर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। सो आज के लिए तो इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।